हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सो कैसे हैं आप सभी? आज यहाँ पे हम 20 जून 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज के जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, रिसेंटली सिप्री ने अपनी ईयर बुक को पब्लिश करा जिसमें वर्ल्ड लेवल पर किसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन है इनका आकलन लगाया गया। इसको हम जानेंगे। रिसेंटली एक ऑपरेशन को लॉन्च करा है ईरान में, किसने? इंडियन गवर्नमेंट ने, सो दैट वहां पर फंसे हुए इंडियंस को निकाला जा सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी न्यूज में रहा जस्ट बिकॉज ऑफ इजराइल और ईरान वॉर, इसके बारे में हम देखेंगे। मेजर रिपोर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट को पब्लिश करी है। एक इंडेक्स न्यूज में रहा अभी, और इंडिया की रैंकिंग इसमें डिस्कस करेंगे हम। एक कंट्री ने एक न्यू टेक्निक को अभी रिसेंटली डेवलप करा सो दैट जो सिल्वर है उसे बचाया जा सके ई वेस्ट में से, एंड दी अदर करंट अफेयर, राइट। एंड ऑल दिस क्वेश्चन, ये सब पार्ट है डेली 20 एमसीक्यू सीरीज का जो आपको जीके टुडे की एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं, हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ स्टैटिक पार्ट को कवर करते हैं, प्लस हर एक क्वेश्चन के साथ टॉपिक वाइज जो प्रीवियस करंट अफेयर है उनका रिवीजन करते हैं। Here we go, the first one. Which two countries have the largest number of nuclear weapons as per of SIPRI Yearbook 2025? So recently SIPRI ने अपनी ईयरबुक को पब्लिश किया है और किस कंट्री के पास सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन है। सो दो कंट्री ने यहाँ पर डोमिनेंस कर रखी है, दे आर द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड दी रशिया। सो वर्ल्ड का जो 90% न्यूक्लियर वेपन है वो ओनली रशिया एंड यूएस के पास है इस डेटा के साथ। सो 2025 की ईयर बुक है इनकी। जब लास्ट 2021 की ईयर बुक आई थी ना, ईयरली ये पब्लिश करते, लेकिन 21 का मैं डिस्कस कर रही हूँ, तब भी 90% ओनली रशिया एंड यूएस के पास थे। इस ईयर बुक ने वर्ल्ड लेवल पर 9 कंट्रीज को रिकॉग्नाइज करा है जिनके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। उसमें इंडिया भी आता है, रशिया यूएस के बाद चाइना, देन फ्रांस, देन यूके, और इंडिया आता है सम 6th पोजीशन पर 180 न्यूक्लियर वेपन के साथ, देन पाकिस्तान, देन इजराइल, देन नॉर्थ कोरिया, जहां पर तानाशाह कौन है? दी किम जोंग, द सुप्रीम लीडर ऑफ नॉर्थ कोरिया। एंड ओवरऑल जितने भी न्यूक्लियर वेपन है इन कंट्रीज ने या तो उसका स्टॉक कर रखा है या फिर उसे डिप्लॉय कर रखा है। रिसेंटली सिप्री ने अपनी ईयरबुक में इसे पब्लिश किया और वर्ल्ड में लगभग 12,241 न्यूक्लियर वेपन एग्जिस्ट करते हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन। सो न्यूक्लियर वेपन के यूज को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर कोई ना कोई एग्रीमेंट हुए हैं, ट्रीटी साइन हुई है। सो कुछ मेन ट्रीटीज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जो बैन लगाती है न्यूक्लियर वेपन के यूज पर, और इंडिया उसका पार्ट नहीं है। सो द फर्स्ट वन जो सबसे पहले आई थी, एंड दैट इज द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसे कब लाया गया था? 1970 में लाया गया था। वर्ल्ड में जो टॉप 5 न्यूक्लियर वेपन डेवलपर है, जस्ट लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रशिया, यूके एंड 2 अदर, उनके नाम आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए। सो इन टॉप 5 ने इस ट्रीटी को बनाया सो दैट जो अदर कंट्रीज है वो न्यूक्लियर वेपन को नहीं डेवलप कर सके, ऐसा इंडिया ने पाया। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन, इस भेदभाव के कारण इंडिया ने कभी भी इस एनपीटी ट्रीटी को साइन नहीं किया। सो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। सो आपको ध्यान रखना है एनपीटी यह आया कब था? 1970 में आया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? न्यूक्लियर वेपन के यूज को, प्रमोशन को, एक्सपोर्ट को रोकना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड दैट्स व्हाई 1974 में इंडिया ने अपना जो ऑपरेशन चलाया था द स्माइलिंग बुद्धा, उसे हमने काफी सीक्रेटली चलाया था, क्योंकि 1970 का नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है जो वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने के लिए रोकता है। एंड दैट्स व्हाई 1974 में पोखरण 1 हुआ, काफी सीक्रेटली इंडिया ने चलाया अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट राजस्थान में, जिसकी वर्ल्ड ने काफी निंदा करी थी बिकॉज नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। होप ये क्लियर है। सेकेंड ट्रीटी को हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे से अभी रिसेंटली कंट्री एग्जिट हो गया है और ऐसा करने वाला पहला कंट्री वो बना है। अच्छा,
एनपीटी से निकलने वाला पहला कंट्री कौन है? एंड दैट इज द नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया एनपीटी से निकलने वाला पहला कंट्री है। सो सेकेंड ट्रीटी हम डिस्कस करें, दैट इज सीसीएम, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस। अभी रिसेंटली इस ट्रीटी से भी एक कंट्री निकल चुकी है एंड दैट इज लिथुआनिया, जो एक मेजर बाल्टिक नेशन है। लिथुआनिया वो इससे आउट हो चुका है बिकॉज उसे डर है रशिया का, बिकॉज रशिया ने 2014 में जो क्रीमिया है उस पर एनेक्सेशन, उस पर कब्जा कर लिया, एंड 2022 में यूक्रेन। नाउ रशिया के इस टेंडेंसी को देखते हुए जो लिथुआनिया है वो सीसीएम से बाहर निकल चुका है। सो बेसिकली सीसीएम है क्या? इसे 2008 में अडॉप्ट किया गया था, 2010 से ये फंक्शन में है। जितना भी क्लस्टर बॉम्ब है उस पर बैन लगाता है, उसके यूज को, उसके ट्रांसफर, उसके प्रोडक्शन को यह बैन लगाता है द सीसीएम। और पहला कंट्री लिथुआनिया यहां से आउट हो जाता है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, इवन रशिया भी नहीं है, यूक्रेन भी नहीं है। ठीक है, सो दो मेजर ट्रीटी हमने डिस्कस करी। कुछ डेज को हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर 29 अगस्त इसे ऑब्जर्व किया जाता है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। ठीक है, और 2 डे और है यहाँ पर, 5th मार्च एंड 26 सितंबर। ये दोनों डे न्यूक्लियर वेपन से एसोसिएटेड है। कौन से है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। राइट, मूविंग ऑन, यहाँ पे हम कुछ अदर क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे जो इंटरनेशनल करंट अफेयर से एसोसिएटेड है, एंड दे आर हलमहेरा सी विच वॉज सीन इन द न्यूज ड्यू टू अर्थक्वेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो यह पार्ट है इंडोनेशिया का। एंड यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन रिसेंटली किस कंट्री को रीइलेक्ट किया गया 25-26 एडिशन के लिए? एंड दैट इज इंडिया। इंडिया को यहाँ पर रीइलेक्ट किया गया है पीस बिल्डिंग कमीशन के लिए। सॉल्ट टाइफून, ये अभी न्यूज में था, एक हैकिंग ग्रुप है यह। एंड रिसेंटली पीएम अपॉइंट हुए जफर हसन, कहाँ के बने हैं? जॉर्डन के बने हैं। पीएम ऑफ कौन सी कंट्री के पीएम ने रिसेंटली टिपिटिका एज अ गिफ्ट दिया? जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्हें, एंड दैट इज थाईलैंड के पीएम ने हमें यह गिफ्ट दिया था द टिपिटिका। इसकी कॉपी बेसिकली जो बुद्ध कल्चर है उससे ये है एसोसिएटेड है। विच स्टेट गवर्नमेंट इज पार्टनर विद वेल्स फॉर 25th एडिशन ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल? और इसके लिए पार्टनरशिप की थी नागालैंड ने हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए। एंड इन विच कंट्री वेयर द मिडाइवल सिटीज तुगनबुलक एंड ताशपुलक रिसेंटली डिस्कवर, और रिसेंटली से उज्बेकिस्तान में डिस्कवर किया गया था। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम आगे बढ़ रहे हैं। मेजर ऑपरेशन इन न्यूज जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च करा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इवैक्यूएशन ऑपरेशन लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू रेस्क्यू इंडियन नेशनल्स फ्रॉम ईरान? सो रिसेंटली वी ऑल नो ऑपरेशन राइजिंग स्टार अभी चल रहा है, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस अभी चल रहा है, ईरान और इजराइल ने चला रखा है। सो इस वॉर को देखते हुए इंडिया ने लॉन्च कर दिया है ऑपरेशन सिंधु, सो दैट ईरान में जितने भी इंडियंस हैं उन्हें वहां से निकाला जा सके। फर्स्ट फेज में लगभग 110 इंडियन स्टूडेंट्स को सेफली जो नॉर्दर्न ईरान है वहां से इवैक्यूएट बाहर निकाल लिया गया है। जो ईरान के डेप्यूटी एम्बेसडर है, अभी न्यूज में रहे, इनका नाम ध्यान रख लेना, मोहम्मद जावेद हुसैनी। इंडिया में यह डेप्यूटी एम्बेसडर है ईरान के, और इन्होंने हमें फुल सपोर्ट दिया है इस ऑपरेशन के लिए, ईरान से इंडियंस को बाहर निकालने के लिए। सो एक मेजर ऑपरेशन सिंधु अभी चला, एंड रिसेंटली जो मेजर ऑपरेशन चल रहे जिसे इजराइल ने चला रखा है दैट इज ऑपरेशन राइजिंग, और जिसे ईरान ने चला रखा है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ठीक है, यहाँ पे हम मेजर ऑपरेशन इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एंड दैट आर द बुशहर प्लांट इज फर्स्ट एंड ओनली ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी। सो यह ईरान की है। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया अमरनाथ यात्रा के लिए, और ऑपरेशन शिवा है यह। और यूक्रेनियन ऑपरेशन जिसमें मेजर ड्रोन स्ट्राइक इन्वॉल्व थी रशियन एयरबेस पे, इसका नाम है ऑपरेशन स्पाइडर वेब। सीबीआई ने चलाया ऑपरेशन चक्र 5 साइबर क्राइम को कर्ब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। कर्ब का मतलब, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ मेजर मिलिट्री ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन गिडियन चैरिट इन द गाजा स्ट्रिप, और इसे रिसेंटली चलाया था इजराइल ने। आरपीएफ ने ऑपरेशन आहट चला रखा है, ऑपरेशन नाडेर इसे चला रखा है जम्मू एंड कश्मीर में, एक एंटी टेरर ऑपरेशन है। और रिसेंटली छत्तीसगढ़ में कौन सा चल रहा था? ऑपरेशन
ब्लैक फॉरेस्ट एंड ऑपरेशन एक और था, आई थिंक संचार साकेत कुछ था. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन. What is the rank of India in the World Economic Forum Energy Transition Index 2025? So WEF को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. एंड रिसेंटली इनकी एक मेजर इंडेक्स आई है, द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, और इसमें इंडिया की रैंक क्या रही. इंडिया को मिला है यहाँ पर 71 रैंक इस ट्रांजिशन इंडेक्स में. और बेसिकली 118 कंट्रीज में हमें यह रैंक मिली है 71. एनर्जी एफिशिएंसी एंड इन्वेस्टमेंट यह पिलर है इस इंडेक्स के. टॉप किसने करा है? जो नॉर्डिक नेशन है उन्होंने इसमें टॉप करा है, स्वीडन ने, फॉलोड बाय फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड. चाइना की रैंक यहाँ पर 12th रही, यूनाइटेड स्टेट की 17th रही, पाकिस्तान की रैंक यहाँ पर 101 है. 2024 में हमारी रैंकिंग यहाँ पे 63 रही थी एंड 25 में 71, सो डिक्रीज हुई है. लेकिन WEF ने कहा है कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें काफी स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है. सो बेसिकली WEF को हम डिस्कस कर रहे, इसे 1971 में फाउंड किया गया था. इनकी एक एनुअल मीटिंग होती है सो दैट ग्लोबल लेवल पर जो इकोनॉमिक है उसको डिस्कस किया जा सके, इकोनॉमी क्राइसिस इम्प्रूवमेंट उस टॉपिक को. एंड दैट इज डावोस, स्विट्जरलैंड में एक एनुअल मीटिंग. इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? स्विट्जरलैंड में ही लोकेटेड है. इनके फाउंडर कौन है? क्लॉस श्वाब, इनका नाम ध्यान रख लेना. ही वॉज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. Moving on the next one. Strait of Hormuz that was recently seen in news connects which two water bodies? So Strait of Hormuz ईरान के काफी नियर बाय है, जो गल्फ नेशन है और जो अरब कॉन्टिनेंट है और ईरान है, उसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एग्जिस्ट करती है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. और आगे जाकर द गल्फ ऑफ ओमान एंड द पर्शियन गल्फ, जिसका नाम चेंज हुआ था, अभी अरेबियन गल्फ रखा गया था, बट पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को सेपरेट करता है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ठीक है. एंड रिसेंटली ये न्यूज में रहा बिकॉज 2 ऑयल टैंकर, यहाँ पर उन टैंकर में आग लग गई, फायर का केस देखने को मिला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नियर बाय कोलाइड हो गए, जिनका नाम था एडेलिन एंड फ्रंट ईगल, ये दोनों ऑयल टैंकर का नाम. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्लास्ट अभी यह न्यूज में रहा द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. ठीक है. अरेबियन पेनिनसुला को ईरान से यह कनेक्ट करता है, ग्लोबल ऑयल ट्रांसपोर्ट है यहाँ पर. और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यही नियर बाय ईरान के मेजर पोर्ट है, जस्ट लाइक चाबहार पोर्ट एंड दी अदर. ठीक है. मोस्ट ऑफ द ट्रेड यहाँ पे होता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंस है इस स्ट्रेट का. मूविंग ऑन, प्लेस इन न्यूज कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे, जो हाल ही फिलहाल न्यूज में हमने जगह देखी थी. गल्फ ऑफ इलियट ये कहाँ पर है? यह रेड सी में लोकेटेड है. डाफुर रीजन ये कहाँ पर है? सूडान में. क्लावा वोल्केनो यह यूएस में लोकेटेड है. माउंट एटना यह इटली में है. फ्लेग्रेन फील्ड्स यह इटली में है. विचारपुर विलेज यह कहाँ लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में. जागोस आर्किपेलागो ये किस ओशन में है? इंडियन ओशन में. ठीक है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू नॉर्थ कोरिया? सो फाइनली नॉर्थ कोरिया आज यहाँ पे आ चुका है. और रिसेंटली 4 साल के गैप के बाद इंडिया ने अपना एक एम्बेसडर ज्वाइन भेजा है. बेसिकली एम्बेसडर ने नॉर्थ कोरिया को ज्वाइन करा है एंड दैट इज ऑप्शन नंबर डी. आलियावती लॉन्गकुमेर रिसेंटली ने अपॉइंट किया गया एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू दी नॉर्थ कोरिया. सो लास्ट 4 साल से हमारी जो एम्बेसी है नॉर्थ कोरिया में वो बंद थी जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक. एंड फाइनली नॉर्थ कोरिया में हमारी जो एम्बेसडर है वो गए हैं, दैट इज आलियावती लॉन्गकुमेर. इससे पहले जो परागुए है वहां पर ये इंडियन एम्बेसी को संभाल रहे थे. एक फॉर्मर 2008 के IFS ऑफिसर है ये है, बट नाउ एम्बेसडर है. और इंडिया के डिप्लोमेटिक जो प्रेजेंस है नॉर्थ कोरिया में बनाए रखने के लिए इनकी अपॉइंटमेंट को भी किया गया. ओवरऑल नॉर्थ कोरिया यहाँ पर कम्युनिस्ट है, डिक्टेटरशिप है, बेसिकली एक सिंगल फैमिली यहाँ पर रूल करती है, दैट इज किम फैमिली. और रिसेंटली कौन है यहाँ के सुप्रीम लीडर? दैट इज किम जोन. और प्योंगयांग ये यहाँ की कैपिटल है द नॉर्थ कोरिया. ठीक है. मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन.
बराक मेगन इज एन एडवांस्ड नेवल एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय विच कंट्री? सो एक मेजर डिफेंस सिस्टम को हम देख रहे हैं, नेवल एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसे किसने डेवलप करा है? इजराइल ने इसे डेवलप करा है। इसे लाइटनिंग शील्ड के नाम से जाना जाता है। ईरानियन ड्रोन के अगेंस्ट में ये डिफेंड करेगा। एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है, सो दैट यूएवी, क्रूज मिसाइल, जितने भी प्रोजेक्टाइल है, सी मिसाइल, इनके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन इजराइल को मिले। सो ओवरऑल जो ईरान और इजराइल वॉर चल रहा है उसी का यह पार्ट रहा थी बराक मेगन। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम कुछ डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, एंड दैट आर आयरन डोम स्टाइल मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसे किस कंट्री ने डेवलप करा है? इजराइल ने। एंड एक ऑर्गेनाइजेशन ने VSHOREDAS को डेवलप करा है, और इसे किसने डेवलप करा है? DRDO ने। इंडिया के लिए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसे एनहांस करने के लिए अप्रूवल दिया है। कहाँ पे दिया है? लक्षद्वीप में दिया है। ठीक है, moving on the next one, which country has developed a green chemical method using natural fatty acid from cooking oils to recover silver from e-waste? So जो सिल्वर है उसे ई वेस्ट में से रिकवर करने के लिए रिसेंटली कंट्री ने डेवलप करा है केमिकल मेथड, फैटी एसिड को यूज करके कुकिंग ऑयल में से, और ऐसा करने वाला कंट्री बना है द फिनलैंड, द नॉर्डिक नेशन। सो रिसेंटली फिनलैंड ने एक केमिकल मेथड बना लिया है, और जो कचरा है उसे से इजीली जो सिल्वर है उसे यह रिकवर कर पाएगा, और काफी अच्छा इनोवेशन है। इंडिया जैसी कंट्री को काफी नीड है, बिकॉज हम लोग 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ई वेस्ट के ग्लोबली। हमसे पहले चाइना और यूएस है। सो इंडिया, चाइना, यूएस को देखते हुए फिनलैंड का काफी अच्छा इनोवेशन यहाँ पर आया। इको फ्रेंडली मेथड टू रिकवर सिल्वर फ्रॉम द ई वेस्ट। ओवरऑल फिनलैंड अपनी जो कोस्टल लैंड है, इसके जो नियर बाय है, आर्कटिक ओशन, यहाँ पर बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, और इनसे सराउंडेड है, रशिया के काफी नियर बाय है, और नॉर्डिक कंट्रीज में यह काउंट होता है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट ई वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन पोल्स? सो ई वोटिंग सिस्टम यहाँ पे आ चुका है। घर से फोन में आप वोट दे सकते हैं, और ऐसा करने वाला पहला स्टेट कौन बना है इंडिया में? एंड दैट इज बिहार। सो रिसेंटली बिहार ने लॉन्च करा इंडिया का फर्स्ट एंड्रॉइड बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम। 28 जून को इसे लॉन्च किया जाएगा म्यूनिसिपल इलेक्शन में, और यह 2 ऐप को यूज करेगा, ई वोटिंग SEC BHAR, और एक अनदर जिसे बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने डेवलप करा है। तो यहाँ पर ध्यान रख लेना, CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इन्होंने इस ऐप को बनाया है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऐप है यह, और 10,000 जो वोटर्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देखने को मिला। एंड बिहार के इलेक्शन में वोटिंग फोन से होगी, एंड दैट्स वाई इस ऐप को डेवलप किया गया। ठीक है, सो बिहार का एक इनिशिएटिव यहाँ पे हमने देखा, एंड बिहार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। एंड दैट आर श्री बांके बिहारी टेम्पल उत्तर प्रदेश के किस सिटी में लोकेटेड है? सो ये मथुरा में लोकेटेड है। Which district in Bihar is famous for its 300-year-old stone art that recently received the GI tag? और ये गया को मिला है। And statue of the former Prime Minister अटल बिहारी वाजपेयी, इसे रिसेंटली उत्तर प्रदेश के किस सिटी में अनवेल किया गया? दैट इज लखनऊ में किया गया। एंड द सुशासन पद यात्रा, इसे रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया था टू मार्क द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और इसे रिसेंटली वाडनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज किया गया। दिमखाना महोत्सव रिसेंटली बिहार गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज कराया बेंगलुरु में। एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट एक प्रोग्राम को रिसेंटली बिहार की कैबिनेट ने अप्रूव करा था, दैट इज महिला संवाद। द नेक्स्ट इज कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट, इसे रिसेंटली अप्रूवल मिला है, और बिहार के किस स्कीम के तहत इसे अप्रूवल मिला है? एंड दैट इज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का पार्ट है यह कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट, राइट। सो इस सेशन को आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप यू हैव फाउंड दिस सेशन यूजफुल एंड प्रोडक्टिव। एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है वह रिलेटेड है विथ द इंटरनेशनल करंट अफेयर, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो दिस वीडियो।